लाल सलाम। लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले इस जन आंदोलन में शामिल सभी साथियों को लाल सलाम। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई महीनों से हम हमारे समय के संकटों, चिंताओं और मुख्य मुद्दों पे बात करते आए हैं और फांसीवाद के गहराते संकट को लेकर कई कई कोणों से हमने बात की है। और इसके साथ ही जो प्रतिरोध की ताकतें हैं, जिस तरह से अभिव्यक्ति के खतरे उठाए जाने जाते रहे हैं हमारे यहाँ, खासतौर पर पिछले 10 साल में तो इनका विशेष महत्व है। जिन लोगों ने मानवीय मूल्यों के लिए अपनी प्रतिबद्धता को लगातार व्यक्त किया है, जिन लोगों ने अपने सिद्धांतों से कभी कोई समझौता ना किया, हमने उनके महत्वपूर्ण अवदान को भी लगातार रेखांकित किया है, क्योंकि ये अवदान निश्चित रूप से मानवीय मूल्यों के लिए अपनी प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति भी है। आज फिर एक बार हमारे साथ हमारे एक ऐसे ही वरिष्ठ साथी, देश के वरिष्ठ पत्रकार, गांधीवादी चिंतक, समाजवादी चिंतक और कई कई क्षेत्रों में मानवीय मूल्यों के लिए अभिव्यक्ति के खतरे उठाने वाले श्री राजेश बादल जी हमारे साथ हैं। और ये संयोग की बात है कि इस 8 अक्टूबर को श्री राजेश बादल जी के सक्रिय पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए 50 साल हुए। तो ये 50 साल, ये आधी सदी सिर्फ श्री राजेश बादल जी के लिए ही नहीं, हम सब के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये संघर्ष भरी आधी सदी अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का दस्तावेज है। मानवीय मूल्यों के लिए साहित्य और पत्रकारिता के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति का भी एक दस्तावेज है। तो श्री राजेश बादल जी, सबसे पहले तो आपको अपनी पत्रकारिता के क्षेत्र की आधी सदी के लिए बहुत बहुत बधाई। आपको क्रांतिकारी सैल्यूट करते हैं हम सब लोग। और आज आपके माध्यम से आपके और आपके तत्कालीन और वर्तमान पत्रकारिता का जो परिदृश्य है, उसके हम कई कई मुद्दों पे बात करना आज आपसे चाहेंगे, क्योंकि ये बातचीत निश्चित रूप से इस समय जो गोदी मीडिया का जो संकट गहराता जा रहा है, इस आपसे हमारी आज की बातचीत दरअसल इस गोदी मीडिया के खिलाफ हमारे प्रतिरोध की अभिव्यक्ति भी है। हम इसको इस तरह से भी देखते हैं। तो श्री राजेश बादल जी, आपका स्वागत है। हम चाहेंगे सबसे पहले आप उस 50 साल पहले के तत्कालीन परिदृश्य के बारे में बताएं और आपका पत्रकारिता में प्रवेश किस तरह से हुआ, क्यों हुआ और आपको किस तरह से अपने जीवन की सार्थकता महसूस हुई। इन सारे मुद्दों पे बात करने के लिए आपका स्वागत है श्री राजेश बादल जी। जी। धन्यवाद शैली जी। जी। आपने अभी अपने शुरुआती संबोधन में कहा कि जी। अभिव्यक्ति और प्रतिरोध, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आजादी जी। और प्रतिरोध की आजादी दोनों, जी। क्योंकि बिना और इन सब का जो मैं अर्थ लगा पाया हूं वो आपका आशय असहमति के सुरों से है कि जी। किसी जी। भी जी। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की पूरी आजादी का मतलब यह भी होता है कि आप किसी भी, चाहे वो सत्ता प्रतिष्ठान हो, चाहे वो कोई भी रेगुलेटरी नियामक एजेंसी हो, उससे जी। आप अपनी असहमति की आवाज को बुलंद कर सकें, और इतनी छूट जी। आपको वो जी। लोकतंत्र देता है। जी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर वो वास्तव में असहमति की आजादी नहीं है, तो वो लोकतंत्र तो फिर रहा नहीं, जी। फिर तो वो सामंतशाही या राजशाही हो गई। और जी। राजशाही में क्या आपका अपना क्या होता था? कुछ नहीं होता था। जी। राजा जो बोलता था वही वही सब, उसके इशारे पर सब कुछ होता था। प्रजा की अपनी जी। जो वाणी थी वो मूक थी। तो जी। मूक प्रजा बनकर रहना हो तो राजशाही है, जी। और अगर उस प्रजा को अपना मुखर अभिव्यक्ति का जरिया मिल जाए तो वो लोकशाही है, लोकतंत्र है जी। जिसको कहते हैं। तो जी। मेरी शुरुआत जो आपने पूछा है वो लगभग कुछ ऐसे ही दौर में हुई थी। आपको याद होगा 1974 में जी। जब जयप्रकाश नारायण ने जो आंदोलन छेड़ा था, और उसमें उस वक्त शुरुआत में बहुत बड़ी संख्या में नौजवान
उनके साथ आए थे। एक बुजुर्ग पीढ़ी साथ में थी और एक नौजवान पीढ़ी उनके साथ में थी। तो बुजुर्ग जी, और नौजवान दोनों उस पीढ़ी में, उस आंदोलन में, उनके आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। जी, और जब आपातकाल लगा और प्रेस सेंसरशिप लगी, तो जी, यकीन मानिए हम लोग उस समय तक पत्रकारिता का कुछ क ख ग भी नहीं जानते थे। जी, कॉलेज में पढ़ते थे जी, और मेरा ख़्याल है मैं बीएससी सेकंड ईयर में था उस साल। जी, और बीएससी में पढ़ते हुए जब ये आंदोलन शुरू हुआ और आपातकाल लगा 1974 जून में के महीने में, मेरा ख्याल है 25-26 जून की दरमियानी जी, रात को। जी, तो तब ये सबसे पहले पूरे युवाओं में आक्रोश ये था कि कहीं न कहीं ये जो हमारी आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, प्रतिरोध करने की आज़ादी है, असहमति के सुरों को और मुखर करने की आज़ादी है, इस आज़ादी पर हमला हुआ है। जी, और तब हम लोग उस आंदोलन में शरीक हो गए। जी, तब वो राजेश बादल मर गया, जो फ़ौज में जिसका सेकंड लेफ्टिनेंट में सिलेक्शन हुआ और वो नहीं वाह! गया। हुँ, वो राजेश बादल मर गया जो ऑल इंडिया रेडियो में उद्घोषक था। जी, वो राजेश बादल नहीं रहा, जो कब आगे चल के जिसने कॉलेज में भी पढ़ाया, क्योंकि ये मुद्दे उसके दिमाग की ज़मीन की जड़ बन गए थे। जी, तो हमने मैं आपको याद कर दिला सकता हूँ कि 76 में मैंने शुरुआत हुई, दैनिक जागरण झांसी के संवाददाता के रूप में और जी, आकाशवाणी के ज़रिए कुछ ब्रॉडकास्ट करने के लिए। तो इस तरह जी, से प्रिंट और ब्रॉडकास्ट मीडियम में मेरी एक साथ शुरुआत हुई जी, और वहाँ से जो शुरुआत हुई, मैं जानता तो कुछ नहीं था, अलबत्ता मेरे खानदान में मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, वो सब लिखते थे, लिखने का शौक था। तो मैंने जी, ही एक कुछ पर्यटन संबंधी कोई आलेख अखबार में भेजा था, दैनिक जागरण में, और बदले में समाचार संपादक का पत्र आया कि आपकी हिंदी बड़ी अच्छी है और आप क्या करते हैं अपने बारे में बताएँ। तो मैंने कहा मैं पढ़ता हूँ। तो जी, उन्होंने कहा क्यों ना आप दैनिक जागरण के लिए जो है समाचार भेजने का काम शुरू कर दें। तब मैंने समझा कि समाचार भेजने की कोई विधा इस तरह से पत्रकारिता होती है। जैसा कोई पूर्णकालिक व्यवसाय भी आगे चल के जी, हो सकती है। यहाँ मैं बड़ी श्रद्धा के साथ आपको याद दिलाऊं कि जिन समाचार संपादक का पत्र मैंने प्राप्त किया था, आपने आजादी से पहले चंद्रशेखर आजाद के काकोरी केस का, जो हुँ, काकोरी स्टेशन पर अंग्रेजों का खजाना लूटने की जो घटना हुई थी, जी, उस के एक जो उस क्रांतिकारी दल के एक सदस्य थे, राम सेवक रावत। जब राम वो से काकोरी केस, ये क्रांतिकारी दल काकोरी केस का खजाना लूटने, काकोरी का जो जो स्ट्रेंट का खजाना लूटने के लिए जो बम का इस्तेमाल करना था, उन बमों का परीक्षण झांसी के पास ओरछा के जंगलों में कर रहे थे। तो जी, ओरछा, वहां पर बम बनाने का परीक्षण करने की जिम्मेदारी श्री रामसेवक रावत को सौंपी गई थी और उस परीक्षण के दरमियान उनका आधा हाथ, यहाँ से हाथ उड़ गया था। इसके बाद वो उस में भाग तो नहीं ले पाए, लेकिन सह अभियुक्तों की तरह उनका योगदान तो रहा हमारे देश की आजादी में। और दूसरी बात ये कि फिर बाद में इस वजह से उनकी शादी भी नहीं हुई। घर वालों ने भी उनको बड़ा एक तरह से उपेक्षित सा, क्योंकि आज़ादी से पहले की बात थी। तो उस समय तो ये माना जाता था कि अपराधी हैं ये लोग, क्रांतिकारी जो हैं, ये डकैती डालते हैं, अपराध करते हैं, जुर्म करते हैं। तो घर वालों ने भी एक तरह से उनका बायकॉट कर दिया और वो फिर जब देश आज़ाद हो गया, तो दैनिक जागरण के समाचार संपादक हो गए और जीवन पर्यंत वो वहीं रहे और उन्होंने मुझे एक तरह से पत्रकारिता में प्रवेश दिलाया। उनकी वो चिट्ठियाँ आज भी मेरे पास सुरक्षित हैं। तब तक मैं इन बीएससी करने के बाद लॉ की पढ़ाई 1 साल 2 साल कर चुका था, फिर एमए मैंने प्राचीन भारतीय इतिहास में किया। लेकिन हाँ, मैं अब खुद भी, मेरे पिताजी मुझे डॉक्टर बनाना चाह रहे थे, लेकिन वो सारी लाइनें अलग हो गईं और ये मैं मानता हूँ कि आपकी नियति जो है ना शैली जी, आप अपनी पटकथा लिखना कुछ और चाहते हैं, लेकिन आपकी जो नियति है, डेस्टिनी है,
वो अपनी तरफ से अपनी स्क्रिप्ट आपके बारे में लिखती है और उस स्क्रिप्ट को कोई मेट नहीं सकता। तो इस तरह से आप समझिए कि अ, मेरी रेडियो और प्रिंट के साथ एक साथ शुरुआत हुई। रेडियो अलबत्ता सरकारी था उस समय और इमरजेंसी जल्दी ही खत्म हो गई। तो हम लोगों ने फिर ठीक-ठाक सी रेडियो पत्रकारिता भी की और रेडियो के कार्यक्रम बनाए, रेडियो में उद्घोषणाएँ भी की, रेडियो में जो नौजवानों का कार्यक्रम होता था उसको कंपेयर किया, अनाउंसर किया, थिएटर किया, रंगकर्म किया, उनके नाटकों में किया। कॉलेज में स्टेज पे भी तो काम करते ही थे। तो इस तरह से था, सारी गतिविधियाँ चल रही थी एक साथ और चूँकि मैं एनसीसी में सी सर्टिफ़िकेट मैंने पास किया था, तो मेरा फ़ौज में भी सिलेक्शन हो गया था। लेकिन आपकी नियति ने, जैसे मैंने कहा, मुझे पत्रकार बनाना था, तो इधर मैं वहाँ से मेरी पत्रकारिता की शुरुआत हुई। बाद में यूएनआई, यूएनआई के बाद नई दुनिया, इंदौर, जो राजेंद्र माथुर उस समय प्रधान संपादक थे। तो माथुर जी के साथ फिर मेरा 1980 से इंदौर में पारी शुरू हो गई। वो मेरी पूर्णकालिक पत्रकारिता की शुरुआत आप 1980 से मान सकते हैं। वैसे 76 से मैंने शुरू कर दिया था। जी। जी, जी। वाह, वाह! नहीं फिर उसके बाद मतलब आपको ये किस तरह महसूस हुआ कि अब सारे लोभ छोड़ते हुए मुझे सिर्फ पत्रकारिता के क्षेत्र में ही काम करना चाहिए और उस समय आपके प्रेरणा स्रोत, आपके आदर्श कौन थे? और फिर आप भोपाल में आए, किस तरह से आए? मैं चाहूँगा कि आपकी वो जो संघर्ष की यात्रा है, थोड़ा उसके बारे में भी बताइए। जी, शैली जी, मैं आपको बहुत ही अ, आदर के साथ आपका आदर करते हुए, क्योंकि आपने भी सारी जीवन अपने मूल्यों और सरोकारों की बात करी है जी, और उसको अमल जी, में भी आप लाए हैं। जब मैं पत्रकार बन गया, तो जी, मेरी पत्रकारिता की शुरुआत में उस समय वहाँ एक संक्षिप्त में एक घटना बताता हूँ, जो भारत की आज़ादी के बाद की हिंदी पत्रकारिता की अब तक की अनूठी घटना है। जी, हुआ ये कि एक होटल में, जहाँ मैं पत्रकारिता करता था छतरपुर में, जी, वहाँ एक होटल में एक युवती के साथ एक पुलिस अधिकारी ने दुष्कर्म किया और जी, वो अगले दिन उसकी खबर भी छपी। जी, संयोग से अगले दिन एक और नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। जी, ये 2 दिन में 2 घटनाएँ हुई तो पूरे शहर के हज़ारों लोग सड़कों पर आ गए। आज तो आप देखिए, दुष्कर्म की सैकड़ों घटनाएँ रोज़ होते देखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हमारी संवेदनाएँ कुछ ऐसी हो गई हैं कि हमें जी, कुछ भी नहीं लगता, खबर पढ़ के हम जी, छोड़ देते हैं। लेकिन उन जी, 2 घटनाओं ने उस छोटे से शहर के हज़ारों लोगों को पागल कर दिया। पागल कर जी, दिया इसलिए कि वो सड़कों पर आ गए, उन और जी, वो जो आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। उत्तेजना इतनी जी, अधिक थी कि जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो फिर वो पथराव हुआ, लाठी गैस हुई, आंसू चार्ज हुआ, गोली चली और कई लोग घायल हुए। तो इसकी मजिस्ट्रेटी जाँच हुई। हम लोग जो स्थानीय स्तर पर पत्रकारिता करते थे और प्रादेशिक स्तर पर, मैंने आपको बताया कि चूँकि जी, पूर्णकालिक तो थे नहीं, तो दैनिक जागरण के लिए भी करते थे, नई दुनिया के लिए भी जी, करते थे, यूएनआई के लिए भी करते थे, रेडियो में भी कर रहे थे। तो वहाँ हम लोगों ने उस मजिस्ट्रेटी जाँच की जो एक रिपोर्ट थी, वो एक खुफिया रिपोर्ट थी और उसमें बहुत ही निष्पक्ष और ईमानदार अधिकारी थे, उन्होंने बनाई थी और उसमें उन्होंने साफ-साफ कहा था कि भीड़ की गलती नहीं है। वो एक न्याय माँगने के लिए सड़कों पर आई थी। असहमति की जो बात अभी हम कर रहे थे ना, वो न्याय और प्रतिरोध की संस्कृति विकसित करने की बात हम करते हैं, तो वो सड़कों पर जी, इसलिए आई थी, पुलिस ने गलत किया, पुलिस के व्यवहार को ज़िम्मेदार ठहराया गया था। तो जी, ये रिपोर्ट हम लोगों ने स्थानीय अखबारों में छाप दी और हमारे एक सहयोगी, अ, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, स्वर्गीय शिव अनुराग पटेरिया, वो जी, उनके जी, नाम से 3 दिन तक उस लोकल अखबार, श्याम किशोर अग्रवाल उसके संपादक थे और श्याम किशोर अग्रवाल के अखबार शुभ भारत में वो रिपोर्ट 3 किस्तों में छपी। तो जी, जब वो रिपोर्ट छपी, तो जो जिला कलेक्टर थे, वो बौखला गए और उन्होंने हम लोगों से रिपोर्ट का स्रोत बताने के लिए ज़ोर डाला, दबाव डाला और वो मतभेद वहाँ से जो शुरू हुआ, इतना बड़ा कि सत्ताधारी दल ने उनका सपोर्ट किया। उस समय अर्जुन सिंह की सरकार थी। हम लोगों ने पूरी तरह से मोर्चाबंदी की और हमको
हम लोग जो कॉलेज में पढ़ते थे, हमारे बहुत सारे साथी पढ़ते थे, शिव अनुराग पटेरिया, विभूति शर्मा, श्याम किशोर अग्रवाल, सुरेंद्र अग्रवाल, डॉक्टर अजय दोसांझ, राकेश शुक्ला, ये जो टीम थी, ये सारी अनमैरिड लोगों की थी। तो सारे नौजवान थे और हम लोग बिल्कुल जगदीश तिवारी, वो तो मैरिड थे, कॉमरेड जगदीश तिवारी, आपको अगर याद हो तो। जी, जगदीश तो तिवारी जी, वो हमारे छतरपुर सबसे के। बड़े भाई थे और जी, वो जी, हमको जी। बड़ा प्रेरित किया करते थे, जी, अभी भी हैं वो। तो जी, हम जी, लोगों ने खूब उस आंदोलन को ऐसे उठाया, हम लोगों को धमकियाँ मिलने लगी, हमारे घर छापे पड़ने लगे, जिनके घरों में कारोबार था, उनको यहाँ छापे पड़ने लगे, मुकदमे बनने लगे, हम लोगों को धमकाया जाने लगा। डर दोनों पक्षों को यहाँ तक था, मैं आपको बताऊं कि वो इलाका चूंकि एक बुंदेलखंड का डकैती प्रभावित इलाका था और जी। संयोग से पुलिस की गलती होते हुए हमें ऐसे निष्पक्ष और ईमानदार पुलिस अधीक्षक मिले, जिन्होंने कलेक्टर से कहा कि आप गलत हैं, पत्रकार सही हैं। तो कलेक्टर के मन में इतना भय हुआ कि ये पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही है। तो उस समय एक डाकू हुआ करता था, जिसने भारत में अपहरण उद्योग की शुरुआत की, राजू भटनागर। राजू भटनागर के गिरोह के और तमाम, चूंकि वो भी उधर कहीं के ही रहने वाले थे कलेक्टर, तो शायद मऊरानीपुर के आसपास के थे। तो उन्होंने अपने किराए के जो जो क्या कहते हैं बॉडीगार्ड, वो तैनात किए। फिर हम लोगों को धमकी जब आ रही थी, तो हम लोगों ने अपने मित्रों से कह करके, हमारे कुछ साथी जानकार थे, तो हम लोगों ने भी कुछ ऐसे सुरक्षा कर्मियों को, निजी सुरक्षा कर्मियों को रखा, जान पे बनाई। और जब लगा कि अब इस शहर में नहीं रह सकते, या हम लोगों पे कोई ना कोई किसी न किसी दिन गोली चल जाएगी और 2-4-6 लोग मारे जाएंगे, क्योंकि कलेक्टर ने सीधे-सीधे हम लोगों को धमकाया था। तो हम सारे लोग एक दिन बस में भर के, करीब 15-17 जन पत्रकार थे, हम भोपाल आए। ये 80 की बात है। भोपाल में सड़कों पे हम 4-5 दिन घूमे और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि भोपाल के जो जितने नामी-गिरामी उस समय बड़े पत्रकार थे, सबने कहा कि आप चले जाओ, कलेक्टर से समझौता कर लो। सिर्फ एक विजय दत्त श्रीधर हमारी मदद के लिए आगे आए और तब विधानसभा में सुंदरलाल पटवा ने ये मामला उठाया। 8 घंटे तक बहस चली और सारे दिन ये बहस चलती रही। अंततः उसकी न्यायिक जांच का ऐलान हुआ, जुडिशियल इंक्वायरी। मैं आपको बता दूं कि भारत में आजादी के बाद हिंदी पत्रकारिता के खिलाफ दमन के लिए की रक्षा करने के लिए ये पहला और अब तक का अंतिम जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन था। और उस इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में हम लोगों को सच पाया गया। साइमल्टेनियसली, चूंकि न्यायिक जांच आयोग एक सेमी जुडिशियल बॉडी होती है, अर्ध न्यायिक संगठन होता है, तो एक मामले की 2 अर्ध न्यायिक जांचें एक साथ नहीं चलती। लेकिन ये अपवाद केस है भारत की आजादी के बाद हिंदी पत्रकारिता का, जिसमें प्रेस काउंसिल, जो कि एक सेमी जुडिशियल बॉडी है, प्रेस काउंसिल और जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन ने जांच की और हम लोगों को सच पाया। और जब हम लोगों को सच पाया, तो राजेंद्र माथुर, जो नई दुनिया के प्रधान संपादक थे, उन्होंने मुझे मतलब प्रस्ताव दिया कि मैं नई दुनिया ज्वाइन करूं। तो मैं आप कह सकते हैं कि आपकी जो मैं नियति की बात कर रहा था, कि एक जयप्रकाश नारायण का आंदोलन ने मुझे उस नियति के मूल रास्ते से, मेरे मूल रास्ते से भटकाया और मुझे असली रास्ता दिखाया। और उसके बाद दूसरे राजेंद्र माथुर थे, जिन्होंने मुझे फिर अपने रास्ते पर लेकर के और पत्रकारिता की शुरुआत कराई। तो मेरे प्रेरक पुरुष, मेरे गुरु, या मेरे जो प्रथम मेंटोर जिसको कहते हैं आजकल अंग्रेजी में, मेरे शिल्पी राजेंद्र माथुर थे। आपने तो एक्चुअली माथुर जी के साथ लंबा काम किया और आपने उन पे एक किताब भी लिखी है। तो और जो आपने उनके साथ सीखा उसका तो जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब वो बात। मैं चाहूंगा कि आप उनके साथ काम करने के कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ बताएं, तो वो जो नई पीढ़ी है पत्रकारिता की, उसके लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण बात हो। जी सर। देखिए, आज तो हमारे पत्रकार साथी इस बात का यकीन नहीं करेंगे, जी, क्योंकि 2 अखबार के घराने, 2 टेलीविज़न चैनल आपस में यूँ 36 का आंकड़ा, एक तरह से प्रतिद्वंदिता नहीं रही अब रंजिश जैसी कोई चीज़ हो गई है आज। जी, लेकिन उस जी, दौर में दुनिया यकीन नहीं करेगी शैली जी, कि राजेंद्र माथुर नाम का एक इतना प्रगतिशील संपादक हुआ था, जो भारत में अंग्रेजी का प्रोफेसर था और हिंदी की पत्रकारिता
मैं उतरा था जानबूझ के कि मुझे हिंदी की पत्रकारिता की भाषा बदलनी है, सरोकार बदलने हैं, मूल कर्तव्य और सिद्धांत जो महात्मा गांधी के हैं, उनको सामने लाना है और उनकी पत्रकारिता को आदर्श मानते हुए भी वो प्रोफेसरी छोड़ के प्रधान संपादक बने थे। तो उस जी, ज़माने में क्या हुआ मैं उनकी जो याद कर पा रहा हूँ, वैसे तो उन्होंने मुझे बच्चों की तरह सब कुछ सिखाया, जो वो सिखा सकते थे। और बाकी हम लोगों ने एकलव्य की तरह उनकी जो लाल स्याही का पेन होता था, निब वाला पेन और लाल स्याही उसमें भरी रहती थी। लाल स्याही से जो वो एडिटिंग करते थे, वो एडिटिंग हम लोग देख-देख के, उनकी भाषा देख-देख के सीखे। बाकी हम लोगों की क्लासेस चलती। तो जो मुझे याद आती जैसे ही वो प्रधान संपादक बने थे, जब मैंने जॉइन किया था, तो हम लोगों की हिंदी की कक्षाएँ होती थी शैली जी, जिसमें नुक्ता कहाँ लगाना, बिंदी कहाँ लगाना, चंद्र बिंदु कहाँ लगाना, कोमा कहाँ लगाना, भाषा को सरल और शब्दों में कैसे कहना, 5 सेकंड में अगर फुल स्टॉप नहीं लगे तो वो भाषा नहीं होती। इस तरह की वर्कशॉप्स होती थी और ऐसा भारत की आज़ादी के बाद किसी अखबार में नहीं हुआ। लेकिन जो मैं मुख्य बात उनकी याद कर पा रहा हूँ, उन दिनों एक बहुत ही फायरी, धुआंधार, आक्रामक पत्रकारिता करने वाली एक साप्ताहिक पत्रकारी थी रविवार। जिसके संपादक थे श्री सुरेंद्र प्रताप सिंह। संयोग से वो भी अब ये दोनों महानुभाव मेरे मेंटोर हैं, एक पहले और दूसरे और वो भी इस दुनिया में नहीं हैं। तो रविवार एक बार एक मामला हुआ विधानसभा का, विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव था। उस सिलसिले में सुरेंद्र प्रताप सिंह का इंदौर आना भी हुआ। वसंत पोद्दार एक बड़े थिएटर आर्टिस्ट भी थे, लेखक भी थे, कलाकार भी थे। तो वहाँ राजेंद्र माथुर उनके साथ हमारी मुलाकात हुई और सुरेंद्र प्रताप सिंह चूँकि मुझे नई दुनिया में पढ़ते रहते थे, तो उन्होंने माथुर साहब से कहा कि इस लड़के को हमारे यहाँ लिखने के लिए अनुमति आप दे दें तो बड़ी अच्छी बात। और देखिए माथुर साहब ने कहा कि ठीक है, आप जब चाहें लिखवा लें इसको। तो इस तरह से माथुर साहब ने मुझे लेखन की अनुमति दी। उस दौर के भारत में क्या कोई कल्पना कर सकता है? लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। अर्जुन सिंह के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने एक भ्रष्टाचार के आरोप का एक श्वेत पत्र निकाला। तो श्वेत पत्र जब निकाला तो उस आरोपों की पड़ताल सुरेंद्र प्रताप सिंह ने और हम लोगों ने फिर 3 लोगों ने मिलकर के एक लंबी क आवरण कथा लिखी, जिस पे था अर्जुन सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप और हमारी निष्पक्ष जाँच। आज भी मेरे पास ये रविवार रखा है। तो उसमें जैसे ही वो आरोपों का छपा पूरे मध्य प्रदेश से आप जानते हैं अर्जुन सिंह जी की शैली, तो उन्होंने सारे मध्य प्रदेश से वो रविवार की प्रतियां गायब करा दी। कवर स्टोरी थी करीब-करीब 10 से 15 पन्ने की और वो गायब हो गई तो मैं फिर उस समय एसटीडी मोबाइल-वोबाइल नहीं होते थे, इंटरनेट नहीं होता था, कंप्यूटर नहीं होते थे, व्हाट्सएप नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। तो मैं करीब एक किराए की साइकिल लेकर के और करीब 10 किलोमीटर इंदौर का जो डाकखाना है राजवाड़े पे जीपीओ, वहाँ आया, वहाँ से एसटीडी बुक किया, 1 घंटे बैठा रहा। फिर मैंने एसपी सिंह को ये बताया कि भई ऐसा-ऐसा हो गया है। तो वो हँसने लगे, बोले चिंता मत करो। और 2 दिन के अंदर पूरे मध्य प्रदेश में आप मानिए कि पहले मान लीजिए अगर 25,000 रविवार की प्रतियाँ आती थीं, अगले दिन च दो 48 घंटे के बाद 50,000 प्रतियाँ हर शहर में बँट रही थी। तो ये सुरेंद्र प्रताप सिंह की पत्रकारिता थी। अब जब ये हो गया, तो अर्जुन सिंह को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने पता लगाया कि ये लड़का कौन है। उन्हें मालूम हुआ कि ये तो नई दुनिया में नौकरी करता है, तो उन्होंने कहा नई दुनिया में नौकरी करते हुए कैसे? तो उन्होंने जो मैनेजमेंट के हमारे प्रबंध संपादक थे, उनसे संपर्क किया और कहा इसको दबाव डाला कि विज्ञापन बंद कर देंगे, नौकरी से निकालो, ये करो, वो करो। तो बड़ी मतलब 2 दिन इतने तनावपूर्ण थे नई दुनिया के उस कैंपस में कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो मुझे लगा देखिए अंदर से मैं तो एकदम नया था, कच्चा ही था, 20-22 साल का नौजवान। 22-23 साल का जो भी था। तो मैंने माथुर साहब मुझे लगा कि मेरे कारण माथुर साहब ने चूँकि परमिशन दी है लिखने की, तो वो संकट में आ गए। तो मैं डरते-डरते मैंने अपना इस्तीफ़ा टाइप की लिखा हाथ से और उनके पास पहुँच गया। बोले, "क्या है ये?" तो मैंने कहा, "ये मेरा इस्तीफ़ा है।" "क्यों?" "मैं आपको लाया हूँ, अब मैं आपको निकाल सकता हूँ, आप कैसे इस्तीफ़ा दे सकते हैं?" देखिए अधिकार। मैंने कहा नहीं मुझे लगा कि शायद मेरी वजह से आप पर आँच ना आए, आपको दिक्कत आ रही है। बोले अगर मेरे पर आँच आएगी, तो नई दुनिया मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा और अगर देना ही होगा तो इस्तीफ़ा मैं दूँगा, आप थोड़ी देंगे। देखिए ये रीढ़वान पत्रकारिता और फिर मैनेजमेंट की जब बोर्ड मीटिंग हुई, तो राजेंद्र माथुर ने कहा कि उस लड़के की रिपोर्टिंग में दम है, आप उसको रिपोर्टिंग पे लगाते नहीं, आप
डेस्क पे लगा रहे हैं और मैंने उसको परमिशन दी है तो मेरा इस्तीफा ले लीजिए। मैनेजमेंट चुप होकर के बैठ गया, विज्ञापन चलते रहे। तो मैं ये बता रहा हूँ कि उस दौर में ऐसे संपादक भी होते थे और वही संपादक थे और उनके जाने के बाद भी वो चूंकि जब नवभारत टाइम्स के प्रधान संपादक हो गए तो फिर वो मैं आपको बताऊं मेरे को मतलब आज भी वो पल भाव विभल कर देता है कि जब प्रबंध संपादक ने 1900 जनवरी 1985 में या 84 में नवंबर दिसंबर 84 में कहा कि अब आप बैठकर उसी कुर्सी पर बैठिए जिस पर राजेंद्र माथुर बैठ रहे थे। नाम बेशक मेरा नहीं जाता था, लेकिन मैं वही काम कर रहा था जो राजेंद्र माथुर कर रहे थे। तो मैंने अब मुझे क्या चाहिए था? मैं इतना भावुक था कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं उनके मतलब पासंग भी नहीं था राजेंद्र माथुर के, लेकिन मुझे वही काम और वही ज़िम्मेदारी निभाने को जब मिली, तो मैंने उनको मन ही मन में उनको प्रणाम किया। दिल्ली उनको फ़ोन लगाया, ट्रंक कॉल बुक किया और बताया कि आपके आशीर्वाद से ये ज़िम्मेदारी मुझे बोले अच्छी तरह से निभाओ, आगे चल के मुझे तुमसे और इसी तरह काम लेना है। तो वो किया उनके फिर मैंने इंदिरा गांधी की जो आखिरी यात्रा थी मध्य प्रदेश की 24 अक्टूबर को बीकन गांव में वो कवर की, गैस कांड कवर किया, एशियाड हुआ था 82 में वो कवर किया, गुट निरपेक्ष देशों के का शिखर सम्मेलन हुआ था वो कवर किया, पंजाब के आतंकवाद पर मैंने लगातार धारावाहिक समाचार कथाएं लिखी और बहुत बहुत सारी यादें हैं जो मैंने उस दौर में सीखी, समझी और की। संपादकीय कैसे लिखा जाता है, वो मैंने राजेंद्र माथुर की कलम देख के देखा था। उनके जाने के बाद मैं उसी को अपना प्रेरणा स्रोत मान के करता रहा और तब तक करता रहा जब तक कि नवभारत टाइम्स में उन्होंने 1985 में मुझे मुख्य वरिष्ठ उप संपादक बना करके नहीं बुला लिया। तो मेरा ख्याल है 7 या 8 अगस्त से 1985 से मैं जयपुर में नवभारत टाइम्स अखबार शुरू करने के लिए चला गया। जी। जी, जी। फिर उसके बाद की जो यात्रा आपने टीवी चैनलों में काम किया, राजसभा चैनल में आप कैसे आप पहुँचे? और जो वहाँ जो आपका काम है, वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी, थोड़ा-सा इस बारे में बताइए। देखिए, माथुर साहब ने मुझे वो ज़िम्मेदारी सौंपी थी कि जब उन्होंने फील्ड जी, से रिपोर्टिंग करते हुए एक लड़के को उठा करके डेस्क पर चलते हुए अखबार, नंबर 1 जी, अखबार, देश का नंबर 1 सबसे मतलब प्रथम पुरस्कार प्रिंटिंग में और वगैरह-वगैरह में मिलता था उसको, तो पहले जी, नंबर 1 अखबार में काम करना सिखाया, रिपोर्टिंग कराई। अब यहाँ मुझे जयपुर में एक नए अखबार को शुरू करना था और नए अखबार को तो आप तो अपने गाँव से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन नया अखबार वो था जो हिंदुस्तान का हर पत्रकार उन दिनों नवभारत टाइम्स में काम करना एक एक आखिरी सपना मानता था कि नवभारत टाइम्स में काम कर लिया, बेनेट कोलमैन कंपनी में काम कर लिया, इसका मतलब अब हमने अपना पत्रकारिता का सर्वोच्च शिखर पा लिया। ये उस समय सोचते थे, तो हमने अखबार शुरू किया, वो चुनौती हमने स्वीकार की और हमने जल्दी ही राजस्थान की पत्रकारिता में हम शिखर पर आ गए और जो वहाँ का बड़ा प्रमुख अखबार था, उसके लगभग टक्कर में क्योंकि वो एक परंपरागत पत्रकारिता की शैली पे काम कर रहा था और हम सारे लोग जो अधिकांश अविवाहित थे, वो हम प्रगतिशील और आधुनिक मुद्दों पर जैसे मैं बताऊं कि आपको एक देवराला का सती कांड हुआ था, आपको याद होगा। हुँ, देवराला में एक रूप कुंवर नाम की एक लड़की को हुँ, जला दिया गया था। कुछ उस उन्माद की उस स्थिति में जब उसने अपने पति को खोया था और वो शोक में डूबी हुई थी, तो उस समाचार पत्र ने सती प्रथा का समर्थन किया था। सारे शहर में समर्थक जयपुर की सड़कों पर तलवारें लहरा रहे थे और सती प्रथा के समर्थन में उतर आए थे। हम लोगों ने तब उसके विरोध में हमने एक आंदोलन किया और हमने उसके खिलाफ लगातार छापा। मुद्दे की जी, पत्रकारिता इसको हम कह सकते हैं कि वो की थी। एक लड़की एक मंत्री थे राम सिंह बिश्नोई, पशुपालन मंत्री थे हरिदेव जोशी के मंत्रिमंडल में। उन्होंने वहाँ उस समय बाल विवाह बहुत होते थे शैली जी। तो बाल विवाह उनकी बेटी का उन्होंने बचपन में कर दिया। बड़े उस समय वो दोनों सरपंच थे, लड़की का पिता और लड़के का पिता भी कहीं गाँव में ही था। धीरे-धीरे लड़की के पिता मंत्री बन गए और वो गाँव में ही रहा। जब बड़ा हो गया तो उस लड़की जो थी वो उसको बताया गया कि अब तो तेरी शादी होगी। तो उसने मना कर दिया, मैं तो वहाँ शादी नहीं करूँगी उस गाँव के लड़के से, कैसे? हम बचपन में की हुई शादी को मैं नहीं मानती।
तो उसको बहुत टॉर्चर किया गया और हम लोगों ने फिर इस मुद्दे को उठाया। लंबी कहानी है, अंततः उन मंत्री जी का इस्तीफा हुआ और उस शादी का टूटना हुआ। तो मैं कह रहा हूं कि हम लोग ऐसे सरोकारों की राजनीति करते थे और उसी समय उन्हीं दिनों देखिए माथुर साहब और एसपी सिंह दोनों ही नवभारत टाइम्स में थे। वो प्रधान संपादक थे, ये कार्यकारी संपादक थे और जयपुर में दूरदर्शन शुरू हुआ और जयपुर दूरदर्शन के लोगों ने मुझसे संपर्क किया कि वहीं पे कोई है जो आकाशवाणी में काम कर चुका हो। तो मेरा नाम आया, वहां के पुराना आकाशवाणी में काम कर चुका, तो उनके प्रोड्यूसर थे, वो आए हमारे पास, न्यूज प्रोड्यूसर, मैं नाम भूल रहा हूँ इस वक्त, तो आएगा नाम तो याद, मैं बताऊंगा। उन्होंने खबरें पढ़ने के लिए प्रस्तोता के तौर पर मेरा चुनाव किया। अब चुनाव तो कर लिया, लेकिन चूंकि मैं एम्प्लॉय तो था नवभारत टाइम्स का, तो मैं कैसे काम कर सकता था। फिर मैं माथुर साहब और एसपी सिंह की शरण में गया और देखिए उस दौर के महान संपादक, आज नहीं होता ऐसा। मैंने कहा कि जी ऐसा है कि अब नहीं जानते कि प्रिंट मीडियम, नया मीडियम आ रहा है और मुझे अपनी पत्रकारिता अगर निखारने का अवसर मिल रहा है, तो आप लोगों का अगर आशीर्वाद हो तो मैं ज्वाइन करूं। मतलब ज्वाइन से मतलब वहां ये होता था कि कोई परमानेंट समाचार प्रस्तुता नहीं होता था। जितने दिन काम उतने दिन दाम, जितने दिन आप खबरें पढ़ेंगे उसका पारिश्रमिक आपको मिलेगा। तो माथुर साहब ने भी तुरंत 1 सेकंड में कहा और एसपी दोनों के मुंह से एक साथ निकला, क्यों नहीं, हम लोग भी देखेंगे। और उन्होंने तो ये कहा, एसपी सिंह ने कहा कि हम तो देखेंगे कि आप कैसे पर्दे पर नजर आते हैं। तो उस तरह से हमारी टेलीविजन की जो शुरुआत हुई 87 मध्य में हुई और तब से मैं फिर लगातार टेलीविजन में भी हूँ, कुछ साल फिर प्रिंट में भी रहा। मतलब 1991-92 तक प्रिंट में रहा और टेलीविजन में, दोनों में रहा और उसके बाद फिर मैं टेलीविजन में की तरफ शिफ्ट हुआ। जी। फिर उसके बाद आप चैनल नई दिल्ली में, राज्यसभा चैनल में, वहां जो आपने काम किया, भारत के संविधान को लेके जो आपने काम किया, मैं चाहूंगा थोड़ा सा 2-1 मिनट में उसका भी जी, उल्लेख, फिर आपसे जी, जी। कुछ बातें हमारे करूंगा पास, अभी। मैं पूछ सकता हूँ जी, हमारे पास अभी कितने मिनट हैं? मैं सोचता हूँ हम 5-6 5 मिनट में मिनट। तो मैं 1 हम मिनट में अपनी। एक घटना और बता दूं कि जी, चूंकि मेरी शादी हो गई थी जयपुर में रहते हुए और मैं जी, चाहता था कि मेरी पत्नी सरकारी सेवा में थी, तो वो तो राजस्थान आ नहीं सकती थी, मुझे ही नौकरी जी, छोड़ के आना था। जी, मैंने माथुर साहब से निवेदन किया कि आप मुझे जो है सर भोपाल ट्रांसफर कर दें, तो हम लोगों का जो जी, दाम्पत्य जीवन है वो ठीक-ठाक शुरू हो जाए। जी, माथुर साहब किन्हीं वजहों से वो मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ, क्योंकि माथुर साहब ने तो शायद कोशिश की होगी, लेकिन यहाँ पर एक अखबार था, उस अखबार में समाचार संपादक दैनिक नई दुनिया जो था, उसमें जगह खाली हुई और वो उन्होंने माथुर साहब से कहा कि हमें एक समाचार संपादक के लिए नौजवान चाहिए। तो माथुर साहब हमको वहाँ से जॉइन कराने 4 अप्रैल 1991 को खुद आए भोपाल, और भोपाल आए तो उस अखबार में मैंने काम किया और 9 अप्रैल को माथुर साहब ऊपर चले गए और इसके बाद राजीव गांधी की हत्या हुई, चुनाव हुए, तो वो सब मैंने कवर किए और उस अखबार का सर्कुलेशन 3 गुना बढ़ा। लेकिन अफ़सोस की बात कि उस अखबार से मुझे शंकर, आप जानते होंगे कॉमरेड शंकर गुहा नियोगी को। शंकर गुहा नियोगी मेरे मित्रों में से थे। शंकर गुहा नियोगी की हत्या हुई और उसकी खबर मैंने, उनकी पत्नी भाभी आशा आईं और मुझे सारे सबूत दिए और मुझे भी, मेरे पास भी कुछ प्रमाण थे कि पूंजीपतियों का कुछ उसके पीछे हाथ था और मैंने वो राज्यपाल को भी दी और मैंने भी एक्सक्लूसिव खबर छापी। उसके बाद फिर मुझे कुछ ऐसी अप्रिय स्थितियां बनी कि मेरे को कहा गया कि या तो आप इस खबर पर माफी मांगो या खंडन छापो या फिर यहाँ काम नहीं कर सकते। मैंने तुरंत इस्तीफा दे दिया और फिर मैंने सड़कों पर संघर्ष किया और मैंने वहां पर जो नियुक्ति पत्र नहीं दिए जाते थे और भी तमाम सारे मुद्दों को उठाया और तब अनिश्चित काल की हड़ताल कराई और वहां पर कई दिन तक अखबार बंद रहा। ये मेरा, फिर मैंने उस दिन 8 अक्टूबर 1991 को सुबह 9:20 पर मैंने संकल्प लिया कि अब आइंदा मैं कभी अखबार की नौकरी नहीं करूंगा। ये तब जी, से संकल्प आज भी जारी है। और उसके बाद मैंने फिर अपनी, मेरे पास ऐसी स्थिति हो गई थी शैलेंद्र जी कि खाने के लिए भी मतलब लाले पड़ने लगे थे, क्योंकि उस दौर में तनख्वाहें क्या थी, वेतन क्या था, कई, और जब मैंने संकल्प ले लिया कि अखबार की नौकरी करनी है, नहीं करनी है, तो फिर मैंने अपना, वो मेरा जयपुर का टेलीविज़न काम आया। मैंने अपनी टेलीविज़न कंपनी बनाई, तब आज तक आता है और परख आता है। तो परख में देखिए विनोद दुआ मेरे तीसरे मेंटोर हैं। टेलीविज़न, प्रोफेशनल टेलीविज़न, विनोद दुआ साहब संयोग से वो भी इस दुनिया में नहीं है। विनोद दुआ जी ने
वो मुझे परख में लाए और परख के पहले एपिसोड से आखिरी एपिसोड तक हमने फिर वहां काम किया और वहां भी सरोकारों वाली पत्रकारिता की। बड़ी बात। देखिए, सरोकारों वाली पत्रकारिता इसको कहते हैं कि मैं आपको बताऊं उस दौर में पत्रकारिता की निष्पक्षता। थोड़ा सा मुझे 2-4 मिनट अगर और दे देंगे जी, आप तो मैं जी, 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 जी। ये राजस्थान के जो सज्जन एक मुख्यमंत्री बने बाद में, वो पहले केंद्रीय मंत्री थे राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में और राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में वहां उनको हम लोगों ने इंटरव्यू के लिए बुलाया। एक प्रोग्राम होता था विनोद दुआ का, उसमें इंटरव्यू के लिए बुलाया और वो कई प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए और वो बड़े भावुक और रुआंसे से हो गए और जब वो और एपिसोड वो दूरदर्शन ने टेलीकास्ट किया, तो जब टेलीकास्ट हो गया तो अगले दिन राजीव गांधी के पास 2-3 केंद्रीय मंत्री वसंत साठे और गिरिजा व्यास और 2-3 लोग गए। तो कहा कि हमारा दूरदर्शन, हमारा पैसा, हमारा सरकारी एंकर, मतलब हम एंकर को पैसा देते हैं और हमारे ही मंत्री के खिलाफ ऐसा हो रहा है। तो राजीव गांधी ने कहा कि अगर उस मंत्री को अपने विभागों की जानकारी नहीं है, तो उसको मंत्री पद पर रहने का अधिकार नहीं है और अगले दिन उस मंत्री का इस्तीफा हो गया। तो ये पत्रकारिता मतलब दूरदर्शन की हमने दिनों की देखी है। हमने वहां से हमारी नींव पड़ी है। फिर आज तक आया, आज तक डीडी मेट्रो पर आता था और एसपी सिंह उसके पहले प्रेजेंटर थे। एसपी सिंह के रहते दूरदर्शन की हिम्मत नहीं थी कि उनका कोई एपिसोड रोक देता। एपिसोड मतलब स्वतंत्र पत्रकारिता का हमने शिखर छुआ। इसलिए जी, मैं आज कहता हूं कि मैंने आभार। प्रिंट, अखबार, रेडियो और टेलीविजन की का स्वर्णकाल भी देखा है और आज का पतन काल भी देख रहा हूं। जी, आपने राज्यसभा टीवी की बात कही थी। इसके बाद मैं अमेरिका चला गया, कुछ मीडिया पर स्टडी करनी थी। वहां से लौट के आया तो 8-10 चैनल लॉन्च किए और वहां पर एक चैनल समूह का मैं ग्रुप एडिटर बना था। तो वहां फिर एक बार पेड न्यूज को लेकर के मैंने इस्तीफा दिया। जब हमारी नियुक्ति की बात हुई तब ये कहीं बात नहीं हुई थी कि आपको धन कमाना पड़ेगा। मैं एडिटोरियल सुधारने के लिए वहां गया था और मैनेजमेंट ने जब 2009 के मध्य प्रदेश के चुनाव आए और भी कई 5 राज्यों के चुनाव थे। अगर मुझे ठीक याद है तो शायद 9 या 8 या 9 की बात है। 8 में हुए थे शायद यहाँ चुनाव, 3 और 5 8 जी, 2008 में। तो मैनेजमेंट ने कहा कि भाई आपके महीने के 30 लाख रुपए का कोटा है। मैंने कहा ये बात तो आपने एग्रीमेंट में कभी कही नहीं और पत्रकार कभी इस तरह के पैसे उगाही का काम करते नहीं है। तो नहीं, हुँ, उन आपको तो करना पड़ेगी। मैंने कहा मेरा इस्तीफा, मैं हुँ, नहीं कर सकता। और उसके बाद वो चैनल ही बंद हो गया कुछ महीनों के बाद। मेरे पीछे सारे लोगों ने इस्तीफे दे दिए। ये भारत के इतिहास में कुछ ऐसी समाचार कथाएँ हैं शैली जी, जो कभी उनका दस्तावेजीकरण नहीं हुआ। जब कभी होगा होना चाहिए। तो भारतीय पत्रकारिता के इतिहास की संघर्ष गाथा लिखी जाएगी। और जी, तब दूसरा फैसला लिया कि अब आगे से मैं कभी टेलीविज़न चैनल में नौकरी नहीं करूँगा। देखिए रिस्क, मैं जब अखबार की तो मैं कर ले ही चुका था। फिर मैंने टेलीविज़न चैनल में कभी काम ना करने की कसम खाई और मैंने काम धन्यवाद। शुरू कर दिया, अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाने लगा। लेकिन ये कसम मुझे तोड़नी पड़ी जब मुझे एक दिन उपराष्ट्रपति कार्यालय के ओएसडी और उनका फ़ोन आया कि आप आइए और आपसे हमें बात करनी है। और मैं गया वहाँ तो उन्होंने बताया कि भई राज्यसभा टीवी शुरू करनी है। पहला अपॉइंटमेंट मेरा ही हुआ था। तो राज्यसभा टीवी शुरू करनी है और संवैधानिक मूल्यों की प्रतिस्थापना करनी है। फिर से जो संविधान के प्रति एक अलोकप्रियता या रुचि सी लोगों में हो रही है, उसको हमें जन-जन तक बिठाना है, संविधान के बारे में जानकारी देना है। और इस तरह से मैंने कहा कि ठीक है, मैं समझ गया। चूँकि मैं इतिहास का मैं शिक्षक रहा हूँ। मैंने कॉलेज में पढ़ाया भी, मैंने शायद नहीं बताया आपको। एमए जी, इतिहास में किया और मैंने शिक्षक भी रहा था। तो मेरी रुचि थी भारतीय संविधान और नई ये हम देखते थे कि नई जनरेशन किस तरह से हम हमारे संविधान को लेकर के बहुत अनास्था का भाव या आप कहें कि मन में अरुचिकर भाव रखती थी। तो मैंने कहा कि जी बहुत अच्छा, मैं करूँगा। और हमने फिर संसद का चैनल होते हुए संवैधानिक वो आज़ादी पाई शैली जी, मैं आपको बताता हूँ मैं 8 साल तक वहाँ का पहले कार्यकारी संपादक और उसके बाद कार्यकारी निदेशक रहा। 8 सेकंड का दबाव नहीं आया। 8 सेकंड बड़ी का दबाव नहीं। बड़ी बात तो है, मुझे संयोग उस से समय। मेरी पत्रकारिता का ऐसे मुझे तीर्थ पुरुष मिले और तीर्थ मिले काम करने के लिए कि जहाँ पर मुझे कहीं किसी दबाव आया तो उसको मैंने कभी स्वीकार नहीं किया। और तब मैंने फिर लोगों तक पहुँचाने के लिए हम लोगों की मैनेजमेंट ने तय किया, हमारे सीईओ ने तय किया और हम लोगों ने तय किया कि श्याम बेनेगल साहब जो उस समय राज्यसभा के सदस्य थे, कि संविधान जैसे चूँकि उन्होंने भारत एक खोज
नाम का एक बहुत जी, खूबसूरत और बहुत ही हंस संदेश। जानकारी पर धारावाहिक बनाया था। तो वो किया था, तो हमने फिर वो श्रृंखला बनवाई। 1-1 घंटे की 10 भाग बनवाए, जिसमें संविधान सभा में किस तरह से काम किया और काम किया गया और किस तरह से उसने संविधान के निर्माण में अपना योगदान दिया। उस पर वो सारी कहानी थी और वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि वो उस श्रृंखला को करोड़ों लोगों ने देखा और कई साल तक आईएएस, आईपीएस के लोग तैयारी नहीं करते थे, पढ़ते नहीं थे। आप कई उस दौर के लोगों से बात कर लें। मुझे खुद अभी मैं एक व्याख्यान में गया था, तो वहाँ के एसपी जो थे, राज्यसभा टीवी सुन के खड़े हो गए। उन्होंने कहा, "पता है आपको मेरा चुनाव कैसे हुआ? मैंने सिर्फ राज्यसभा टीवी देखा और कुछ नहीं देखा, पढ़ाई-वढ़ाई तो मैंने की ही नहीं।" तो उस समय इंटरव्यूज़ छपे हैं लोगों के, तो ऐसे उस चैनल को हमने जन पक्ष कह सकते हैं या आप कह सकते हैं कि लोगों के लिए जो काम किया, वो काम किया। मेरी अपनी श्रृंखला ऐसी थी, मजरू सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, ज़ोहरा सहगल, ऐसे-ऐसे हुँ, तमाम किरदारों पर मैंने बायोपिक फ़िल्में बनाई, क्योंकि नई पीढ़ी साहब पढ़ती नहीं है। नई पीढ़ी कम पढ़ती है, पढ़ना-लिखना हिंदी का कम हो गया। तो मैंने सोचा, हम लोगों ने फिर ये डिस्कस किया कि जो जिस भाषा में ये लोग समझें, उस भाषा में इन पुरखों को, हमारे पूर्वजों की जानकारी इनको दी जाए। तो इस तरह से राज्यसभा टीवी ने वो ऊँचाइयाँ हासिल की, हुँ, जो भारत का कोई चैनल, प्राइवेट सही चैनल बात, भी नहीं कर पाया। माफ़ कीजिए, सही मैं बहुत बात। ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जो इस समय टीआरपी या बार्क में नंबर 1 और नंबर 2 आते हैं, हम उनसे कई गुना आगे थे। बस ये था कि जी, हम जी, टीआरपी और बार्क की दौड़ में नहीं थे। क्यों? जी, क्योंकि दूरदर्शन के अलावा सारे प्लेटफ़ॉर्म पर, सारे सैटेलाइट सैटेलाइट ऑपरेटर्स को ये अनिवार्य था कि संसद का टीवी दिखाए। इसलिए हम जो आज के प्राइवेट चैनल दावा करते हैं, हम उनसे 10-10 गुना आगे थे। इसलिए जी। आज गाँव बस्तर के अबूझमाड़ में चले जाइए तो राज्यसभा टीवी के प्रशंसक मिल जाएँगे। जी। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन आज जो नरेंद्र मोदी के फासीवाद का संकट का समय है और मीडिया जिस तरह गोदी मीडिया बन गया है, 1-2 मिनट का हमारे पास समय है। आप इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? क्या सोचते हैं? और ये आज प्रतिरोध किस तरह से होना चाहिए? शैली जी, जी, ये एक अफ़सोसनाक दौर है जो हम लोग देख रहे हैं। जी, ना देखते तो अच्छा था, जी, क्योंकि हमने तकलीफ तब बढ़ जाती है कि जब हमने स्वर्णकाल देखा है। जी, 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 चिंता जी, इस बात की है कि आज जो नई नस्ल इस पत्रकारिता को देख रही है, दुःख ये है कि वही इसको असली पत्रकारिता समझ बैठी है, जो जी, असली पत्रकारिता है ही नहीं, ये जी। छद्म है। छद ये निकृष्ट पत्रकारिता का निकृष्टतम रूप हम देख रहे हैं। और जो आपने गंदा है। फांसीवादी, ये जी, प्रवृत्ति है। आप जी, देखें सारी दुनिया में अब लोकतांत्रिक ताकतों को दबाया जा रहा है। द जी, दक्षिणपंथी ताकतें उभर रही हैं। आप अमेरिका जी, में डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, आप देखिए। जी, या हम देखें कि शी जिनपिंग, वो किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। कहाँ है जी, वहाँ पे साम्यवाद का कोई व्यावहारिक नमूना? नहीं रहा। तो ऐसे कितने देश, कोरिया में आप देख लीजिए, उत्तर कोरिया को आप देख लीजिए, पाकिस्तान को आप देख लीजिए, म्यांमार को आप देख लीजिए, बांग्लादेश को आप देख लीजिए, नेपाल को आप देख, कहीं भी आप देख लीजिए। हर जगह लोकतांत्रिक ताकतों के लिए अवसर सिकुड़ते जा रहे हैं और ये पूरे समूचे विश्व के लिए बहुत घातक है और खतरनाक है। जी। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मगर लेकिन इस स्थिति का प्रतिरोध भी करना तो होगा और आज जो आपसे बातचीत हुई, ये निश्चित रूप से ये बातचीत जहाँ एक तरफ उस पत्रकारिता के आपके माध्यम से हुए स्वर्णकाल को याद हम करते हैं और उस स्वर्णकाल को याद करने से आज इस फासीवाद के प्रतिरोध करने की हमको ताकत भी मिलती है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया श्री राजेश बादल जी, तहे दिल से शुक्रिया। और आज जो आपसे बातचीत हुई वो निश्चित रूप से एक कार्यशाला का दस्तावेज है और ये दस्तावेज पत्रकारिता के क्षेत्र में नई पीढ़ी को प्रेरणा देने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो पाएगी, ऐसा हमको विश्वास है। फिर आपको एक बार तहे दिल से शुक्रिया, आपको क्रांतिकारी सैल्यूट करते हैं हम लोग और लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले इस जन आंदोलन में शामिल सभी साथियों को
लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद, लड़ेंगे और जीतेंगे। लाल सलाम, लाल सलाम, जीत